जीके मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। जो एनसीईआरटी का भूगोल, भारत के भूगोल में जो तीसरा भाग था कि भारत का भौतिक स्वरूप, तो तीसरा अध्याय में अभी तक हम लोगों ने दर्रों के बारे में जाना। अगला जो भूभाग है भौतिक स्वरूप में, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। भौतिक स्वरूप में हमने हिमालय पर्वत के बारे में जाना, विशाल मैदान के बारे में जाना, मध्यवर्ती उच्च भूमि के बारे में जाना, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जाना। आज जानेंगे उत्तर का विशाल मैदान। उत्तरी पर्वतीय भाग हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिण एवं दक्षिणी पठार यानी प्रायद्वीप पठार के उत्तर में विशाल समतल भूभाग जो है उसे ही उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं। यह गंगा, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित मैदान है। इसीलिए इसे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े द्रोणी क्षेत्र में जलेढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। ये है भारत का उत्तरी मैदान। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। इस मैदान की पूर्व पश्चिम लंबाई 3200 किलोमीटर और औसत चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है। समृद्ध मृदा आवरण, पानी की पर्याप्त उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है। इसीलिए यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक प्रदेश है। विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर, लंबाई पूर्व से पश्चिम 3200 किलोमीटर, चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर और सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र। अगला पॉइंट, यह मैदान सामान्यतः समुद्र तल से 240 मीटर से अधिक ऊंचा नहीं है। इसकी औसत गहराई 460 मीटर है। पश्चिमी मैदान का ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और पूर्वी मैदान का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। पश्चिमी मैदान का ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और पूर्वी मैदान का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इस समतल भूभाग के मध्य अरावली पर्वत के आ जाने के कारण सिंधु और इसकी सहायक नदियां जैसे झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज इस अवशिष्ट पर्वत के पश्चिम में तथा गंगा और उनकी सहायक नदियां जैसे यमुना, गंडक, घाघरा, गोमती, सरयू, कोसी, महानंदा, सोन आदि पूर्व में बहती हैं। उत्तर के क्षेत्रों से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी हैं। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदी द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बट जाती हैं, जिन्हें वितरिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? वितरिकाएं। उत्तरी मैदान को मुख्यतः 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 पंजाब का मैदान, नंबर 2 गंगा का मैदान या मध्यवर्ती मैदान, और नंबर 3 है ब्रह्मपुत्र का मैदान। पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो पहला देख लीजिएगा, जो उत्तरी मैदान का पहला भाग है पंजाब का मैदान।
पंजाब का मैदान में देखिए, उत्तरी मैदान के पश्चिम भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां जैसे झेलम, चेनाब, रावी, व्यास तथा सतलज द्वारा निर्मित किए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। भारत में पंजाब और हरियाणा का पश्चिमी भाग इसमें सम्मिलित है। सिंधु तथा इसकी सभी सहायक नदियां हिमालय से निकलती हैं। इस क्षेत्र में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। रावी और व्यास के दोआब को ऊपरी दोआब कहते हैं। व्यास और सतलज के बीच के दोआब को विष्ट दोआब कहा जाता है। दोआब क्या होता है? दोआब का अर्थ दो नदियों के बीच के भाग को कहते हैं। दोआब दो शब्दों से मिलकर बना है, दो प्लस आब। इस प्रकार दो का मतलब दो, आब का मतलब पानी। इस प्रकार पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना है, पंच प्लस आब, अर्थात पांच नदियों का पानी, अर्थात पांच नदियों का सूचक है। विशाल मैदान का दूसरा उपभाग राजस्थान का मैदान है। इसका विस्तार अरावली पर्वत के पश्चिम में है। यह मुख्यतः अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश है। बालूका स्तूप यहाँ की प्रमुख स्थल आकृति है। पूर्वी भाग में कई पहाड़ियाँ हैं। लूनी नदी इस प्रदेश की प्रमुख नदी है, जो वर्षा के दिनों में कच्छ के रन तक जाती है। इस प्रदेश में सांभर, डेगाना, डीडवाना जैसी प्रसिद्ध खारे पानी की झीलें हैं। बलूका स्तूप क्या होता है? इस राजस्थान के मैदान की बलूका स्तूप मुख्य आकृति है, स्थल आकृति है। बलूका स्तूप क्या होते हैं? सैंड ड्यून। देखिए, मरुस्थलों तथा रेतीले प्रदेशों में पवन द्वारा रेत एवं बालू के निक्षेप यानी जमाव से, निक्षेप मतलब जमाव से, बालू के निक्षेप से निर्मित टीलों या टिब्बों को बालूका स्तूप कहते हैं। इसकी चौड़ाई लंबाई की तुलना में 10 से 12 गुना अधिक पाई जाती है। चौड़ाई लंबाई की तुलना में 10 से 12 गुना अधिक पाई जाती है। ऊंचाई में पर्याप्त अंतर मिलता है, जो कुछ मीटर से लेकर 100 मीटर से अधिक हो सकती है। मरुस्थलों तथा रेतीले क्षेत्रों में पवन की दिशा में अवरोध यानी झाड़ी, वृक्ष, शिलाखंड, दीवार आदि उपस्थित होने पर रेत का निक्षेप होने लगता है, जो धीरे धीरे बालूका स्तूप का रूप धारण कर लेता है। बालूका स्तूप प्रायः समूह में मिलते हैं, जिन्हें स्तूप समूह या स्तूप श्रृंखला कहते हैं। तो ये तो था पंजाब का मैदान। दूसरा जो उत्तर मैदान का दूसरा उपवर्ग था, वो गंगा का मैदान या मध्यवर्ती मैदान। इसको देखते हैं। यमुना नदी से लेकर पूर्व में बांग्लादेश के पश्चिमी सीमा तक विस्तृत मैदान को मध्यवर्ती मैदान या गंगा का मैदान कहते हैं। इसका विस्तार 1400 किलोमीटर की लंबाई में घाघरा तथा तीस्ता नदियों के मध्य है, जो उत्तरी भारत के राज्यों जैसे हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में विस्तृत है। इस मैदान की ढाल सामान्यतः उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। इस विस्तृत मैदान को 3 उपवर्गों में बांटा गया है। इस उत्तर विशाल मैदान का जो दूसरा उपवर्ग था, गंगा का मैदान या मध्यवर्ती मैदान, इसको 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 ऊपरी गंगा का मैदान, नंबर 2 मध्यवर्ती गंगा का मैदान और नंबर 3 निचली गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा का मैदान दिल्ली से इलाहाबाद तक का क्षेत्र है। मध्यवर्ती गंगा का मैदान इलाहाबाद से फरक्का तक का क्षेत्र है। और निचली गंगा का मैदान गंगा का डेल्टाई प्रदेश पश्चिम बंगाल राज्य में जो विस्तृत है। उत्तरी पश्चिमी भाग की शिवालिक पहाड़ी और दक्षिण में कुछ एक पहाड़ियों को छोड़कर
बिहार राज्य का अधिकतर भाग गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ से बना है। यहाँ गंगा का मैदान दो भागों में बटा है। नंबर 1 उत्तरी गंगा का मैदान और नंबर 2 दक्षिणी गंगा का मैदान। मतलब उत्तरी पश्चिमी भाग की शिवालिक पहाड़ी और दक्षिण में कुछ पहाड़ियों को छोड़कर बिहार राज्य का अधिकतर भाग गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ से बना है। यहाँ गंगा का मैदान दो भागों में बटा है। कहाँ? बिहार में। उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। उत्तरी गंगा के मैदान की प्रमुख नदियाँ गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा हैं। यहाँ की नदियों में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, जिसके कारण यहाँ दलदल और चौर भूमि मतलब तस्तरी नुमा भूमि का विस्तार होता रहता है। दक्षिणी गंगा के मैदान की प्रमुख नदियाँ सोन, पुनपुन, फाल्गु तथा चानन यानी पंचानन हैं। ये नदियाँ ग्रीष्म काल में सूख जाती हैं या जल की पतली धारा के रूप में प्रवाहित होती हैं। यहाँ निम्न क्षेत्र को जल्ला और टाल कहा जाता है, जो नई जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। ब्रह्मपुत्र का मैदान। अगला तीसरा जो था, उत्तरी मैदान की प्रमुख 3 वर्ग थे। पंजाब का मैदान पढ़ा, गंगा का मैदान या मध्यवर्ती मैदान पढ़ा। अब है ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान या पूर्वी मैदान गंगा के मैदान के पश्चिम, विशेषकर असम राज्य में कहाँ से कहाँ तक, सादिया के उत्तर पूर्व से होकर धुबरी नामक स्थान तक। कहाँ? धुबरी नामक स्थान तक लगभग 650 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। इस मैदान के पश्चिमी भाग को छोड़कर सभी ओर ऊंचे पहाड़ी भाग हैं। इस भाग का ढाल क्रमशः उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर होता है जा रही है। ब्रह्मपुत्र नदी इस मैदान के मध्य से गुजरती है। इस नदी के बीच स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इस मैदान के बीच, इस नदी के बीच स्थित ब्रह्मपुत्र घाटी का मैदान नदी द्वीप और बालू रोधिकाओं की उपस्थिति के लिए जाना जाता है। यहाँ नदियों के बार बार रास्ता बदलने के कारण वाद की आवृत्ति अधिक है। ब्रह्मपुत्र नदी अपनी घाटी में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है, परंतु बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले धुबरी के निकट यह नदी दक्षिण की ओर 90 डिग्री की कोण बनाती हुई मुड़ जाती है। इस प्रकार इसके अवसादों से निर्मित मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने हैं, जहाँ कई प्रकार की फसलें जैसे गेहूं, चावल, गन्ना और जूट उगाई जाती है। अगला हेडिंग है भौतिक आकृतियों की भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों का विभाजन। ये तो नदियों के आधार पर विभाजन 3 प्रकार का था। अब भौतिक आकृतियों की भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों का विभाजन देखिएगा। तो भौतिक आकृतियों की भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 भाबर, नंबर 2 तराई, नंबर 3 बांगर, नंबर 4 खादर। भाबर, तराई, बांगर, खादर। भाबर क्या होता है? नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर सिंधु से लेकर तीस्ता तक अविच्छिन्न रूप से 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका मतलब छोटे बड़े पत्थरों के टुकड़ों का निक्षेपण करती हैं, जिसे भाबर कहा जाता है। गुटिका यानी छोटे बड़े पत्थरों का निक्षेपण करती हैं 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में, तो उसे भाबर कहा जाता है, जो छोटे बड़े पत्थरों यानी गुटका का निक्षेपण करती हैं, रोकती हैं। उत्तर भारत में शिवालिक या उप हिमालयी क्षेत्र के समांतर फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। कंकड़ पत्थरों यानी बजरी की अधिकता के कारण इसमें इतनी अधिक सरंध्रता यानी पारगम्यता है कि छोटी नदियां यहाँ विलीन हो जाती हैं तथा उनमें शुष्क मार्ग शेष रह जाते हैं। भाबर मैदान पश्चिम में चौड़े और पूर्व में सकरे हैं। अगला पॉइंट है तराई। भौतिक आकृतियों की भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान के 4 भाग थे, तो भाबर हो गया। दूसरा है तराई। तराई मतलब लो लैंड। देखो, भाबर के दक्षिण में यह 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी दलदली पेटी है, जहां नदियां
धरातल पर पुनः प्रकट होती हैं तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं। पूर्व में अधिक वर्षा होने के कारण यह पेटी अधिक विस्तृत है। यह पेटी कभी ऊंची ऊंची घास तथा घने वनों से आच्छादित, वन्य जीवन से समृद्ध तथा मच्छरों के प्रकोप से ग्रस्त थी, किंतु अब इसे साफ करके कृषि फार्म बना लिए गए हैं। तीसरा पॉइंट था बांगर। बांगर क्या है? उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ मृदा से बना है, जो नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को बांगर के नाम से जाना जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बांगर स्थानीय भाषा में जिसे कंकड़ कहा जाता है। गंगा के मैदान में जहाँ नदियों द्वारा पुरानी मिट्टी के ऊंचे मैदान बन गए हैं, जहाँ नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता, उसे बांगर कहते हैं। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। अगला है पॉइंट खादर। खादर क्या है? खादर है नवीन जलोढ़क क्षेत्र जो निचले मैदान हैं और जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुंचकर नई मिट्टी की परत जमा कर देता है, खादर कहलाता है। इनका प्रत्येक वर्ष पुनर्नवीकरण होता है, इसीलिए यह उपजाऊ होते हैं और कृषि के लिए आदर्श माने जाते हैं। तो ये तो उत्तरी विशाल मैदान था। अगला पॉइंट, अगली हेडिंग है भारतीय मरुस्थल। अगला टॉपिक है भारतीय मरुस्थल। देखिएगा, दक्षिण पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर तटीय मैदानों का विकास हुआ है। पश्चिम में यह मैदान संकीर्ण एवं कटा छटा है, जबकि पूर्व में चौड़ा एवं समतल है। कच्छ के रणका मैदान समुद्री निक्षेप के उमंजन से बना है, अपलिफ्टमेंट से बना है। उमंजन मतलब अपलिफ्टमेंट, उठा हुआ। राजस्थान के पश्चिमी भाग में एक बड़ा शुष्क प्रदेश है, जिसे विशाल भारतीय मरुस्थल या राजस्थान का मरुस्थल या थार का मरुस्थल कहा जाता है। यह मरुस्थल 644 किलोमीटर लंबा और 160 किलोमीटर चौड़ा है। इसका कुल क्षेत्रफल 1,40,000 वर्ग किलोमीटर है। 1,04,000 वर्ग किलोमीटर, 1,04,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। थार मरुस्थल अरावली पहाड़ियों के उत्तरी पश्चिमी किनारे पर स्थित है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। यहाँ पर वार्षिक वर्षा 15 सेंटीमीटर से भी कम होती है, जिसके परिणाम स्वरूप यह एक शुष्क और वनस्पति रहित क्षेत्र है। वर्षा ऋतु में ही यहाँ कुछ सरिताएं दिखाई देती हैं और उसके बाद वो बालू में विलीन हो जाती हैं। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वो समुद्र तक नहीं पहुँच पाती हैं। लूनी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। यह भारत में अंता प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। अंता प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। इस नदी का अंत कच्छ के रण में हो जाता है। इन्हें स्थलाकृति गुणों के कारण इसे मरुस्थलीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। मेसोजोइक काल में यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था। यहाँ की प्रमुख स्थलाकृतियाँ स्थानांतरित रतीले टीले, छत्रक चट्टानें और मरुद्यान, यानी दक्षिणी भाग में जो हैं मरुद्यान हैं। माने मेसोजोइक काल में यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था। यहाँ की प्रमुख स्थलाकृतियाँ स्थानांतरित रेतीले टीले, छत्रक चट्टानें और मरुद्यान हैं। बरखान यानी अर्धचंद्राकार बालू का टीला। बरखान का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है। बरखान किसे कहते हैं? अर्धचंद्राकार बालू का टीले को बरखान कहते हैं। तो इनका बड़ा विस्तार है। लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। जैसलमेर जो राजस्थान में है, जैसलमेर में बरखान के समूह देखे जाते हैं। ढाल के आधार पर इस मरुस्थल को दो भागों में बांटा जा सकता है, सिंध की ओर ढाल वाला उत्तरी भाग और कच्छ के रण की ओर ढाल वाला दक्षिणी भाग। यह अंतःस्थलीय अपवाह का उदाहरण है, जहाँ नदियाँ झील या प्लाया में मिल जाती हैं। इन प्लाया यानी झीलों का जल खारा होता है, जिसे नमक बनाया जाता है। तो ये तो भारतीय मरुस्थल है।
अगला पॉइंट इसमें लास्ट रह गया है तटीय मैदान, उसको हम देख लेंगे अगले पॉइंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।